नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का किसान एग्री टेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल और आज मैं आपको टॉप और बेस्ट रिजल्ट के लिए कौन सा केमिकल फॉर्मुलेशन उपयोग करें उसके लिए मैं आपको जानकारी दूंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, हर्बिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो, उसमें EC SC या SL लिखा हुआ रहता है, CP लिखा हुआ रहता है। इसका WG WP लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है आज हम आपको बताएंगे, और इससे हम अच्छी और बेस्ट दवाई का चयन कैसे कर सकें इसके लिए मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है कि जो हमारी दवाइयाँ हैं, चाहे हर्बिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड वगैरह, जो भी हमारी दवाई हैं, चाहे कीटनाशक, खरपतवारनाशक या रोगनाशक हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है और उसमें जो टेक्निकल कंटेंट है, जो उसमें रासायनिक है, वो क्या क्या उसमें मिला रहता है वो दिया है यहाँ पे। जैसे मान लो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट भी होते, सिस्टमेटिक भी होते। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के बारे में बताया गया है, जैसे हेक्साकोनाजोल 5% EC, और नेटिवो फंगिसाइड जिसमें है ट्यूबिकनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG। यहाँ पे WG लिखा हुआ है, यहाँ पे EC लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि और भी हैं, धनुका कासुबा पी फंगिसाइड, इसमें कासु गामा साइन 3% SL फॉर्म में है ये। और यहीं पे देख लीजिए इंसेक्टिसाइड दिया हुआ ये शिनवा इंसेक्टिसाइड, जिसमें फ्लॉक्सोमेटामाइड 10% EC है जिसमें। और उसी तरह ये कोराजिन काफ़ी उपयोग होता है हमारी दलहनों में, लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं ये FMC का कोराजिन। जैसे जिसमें जो कंटेंट होता है उस वो होता है क्लोरेंट्रेनिप्रॉल 18.5% SC फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये SC लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और यहाँ पे EC लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड में। इन दोनों में से अच्छा कौन है, क्या है, ये अभी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी हम सबसे पहले जानेंगे ये टेक्निकल जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है, उनका पूर्ण रूप क्या है। जैसे यहाँ पे एक हर्बिसाइड के बारे में जान लें। जैसे स्ट्राइक हर्बिसाइड लिखा है, नामनी गोल्ड है, जैसे काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं धान वगैरह में। बिस्पेरिक सोडियम 10% SC जो जिसमें रहता है, ये और भी फॉर्म में आता है। और यहाँ पे देख लीजिए स्ट्राइक हर्बिसाइड एट्राजिन जिसमें 50% वेटेबल पाउडर फॉर्म है, ये WP। अभी हम आगे और बताएंगे आपको, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, जो हम प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें जो टेक्निकल होता है, जो फार्मूला होता है, उसके बेस पे हम दवाइयों का चयन कैसे करें, और कौन से रसायन को हम किसके साथ मिलाएं और ना मिलाएं, इसका हम पूर्ण आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, अब चलिए चलते हैं हम इसके जो पूर्ण रूप है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पे रासायनिक सूत्रीकरण जो दिया है, जैसे सस्पेंशन कंसंट्रेट, SC का मतलब, GB का मतलब ग्रेनुअल बेट, WP का मतलब वेटेबल पाउडर, और WDG जो है वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर, मतलब पानी में जो घुलनशील पाउडर होते हैं वो। उसी तरह WG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल, ये ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। हल्के से दानेदार जो होते हैं उसमें उसमें आता है। और CG मतलब जो है इनकैप्सुलेटेड ग्रैनुअल, ये भी ग्रैनुअल फॉर्म में होता है। इसमें छोटे छोटे मतलब कैप्सुलेट फॉर्म में क्या है, उसको ग्रैनुअल के इसमें रखा गया है। और यहाँ पे SP जो दिया है सॉल्युबल पाउडर, जो पानी में जल्दी घुल जाते हैं, कुछ थोड़ा सा घोलना पड़ता है, ये जल्दी जैसे ही डाला हमने वो घुल जाते हैं SP। तो यहाँ और यहाँ पे देखिए SC सस्पेंशन इमल्शन। सस्पेंशन इमल्शन दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे इसका उदाहरण देके। SG मतलब सॉल्युबल ग्रेनुअल, और CB मतलब बैट कंसंट्रेट। दोस्तों, ये बैट हम देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रेनुअल बैट यूज हो रहा है। आपको होगा ये होता क्या है, चलो पाउडर समझ में आता, पाउडर है, ग्रेनुअल मतलब ये दानेदार वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो और बैट जो है, जैसे हमारे चूहों को मारने की एक दवाई आती है, रेडीमेड जो बैट होती है, वो उसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता, सब केमिकल मिला हुआ आता है, उसमें खाने के पदार्थ भी मिले होते हैं। और जो चूहों को मारने की दवाइयाँ हैं वो भी मिली रहती है। तो हमें सीधे रखना रहता है और बस चूहे को सफाया। तो ये बेड फॉर्म में आते हैं। अब चलते चलते हैं हम, जैसे LS सॉल्यूशन फॉर सीड ट्रीटमेंट, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं अधिकतर। बीज उपचार वगैरह में हम इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों में लिखा रहता है।
और ईसी इमल्सिफाइड कंसनट्रेट, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। इमल्सिफाइड कंसनट्रेट बहुत ही मतलब ये तेज़ दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक वगैरह में अधिकतर ये इसी वाले फॉर्म आते हैं। और भी दवाइयाँ आती हैं हर्बिसाइड वगैरह, उनमें भी लिखा रहता है। और यहाँ पे देखिए EW इमल्शन ऑयल इन वाटर, ये इमल्सिफाइड ऑयल रहता है जो पानी में घुल जाता है। और DC में डिस्पर्सिबल कंसनट्रेट, SL मतलब सॉल्युबल कंसनट्रेट, SO मतलब स्प्रेडिंग ऑयल, OD मतलब ऑयल डिस्पर्शन, CS मतलब कैप्सूल सस्पेंशन, और ZS ये हाईली टेक्निकल फार्मूला होता है, ZS वो महंगी दवाइयाँ होती हैं। मिक्स स्टेबल सस्पेंशन ऑफ ये कैप्सूल सस्पेंशन और हमारा सस्पेंशन कंसनट्रेट, ये देख रहे हैं ना आप, SC सस्पेंशन कंसनट्रेट और ये कैप्सूल सस्पेंशन का एडवांस है, मिक्स स्टेबल सस्पेंशन है उसका। और AE जो है हमारा एरोसोल डिस्पेंसर, जो हमारे हिट वगैरह देखा होगा स्मोक फॉर्म में रहते हैं दोस्तों, वो एरोसोल डिस्पेंसर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारे रासायनिक सूत्रीकरणों का मतलब फुल फॉर्म वगैरह, जो आपके टेक्निकल में लिखा होता है, टेक्निकल नाम के आगे। अब चलते हैं आगे सी में, इनके निर्माण के वर्गीकरण में, रसायनों का जो निर्माण है उसका वर्गीकरण मतलब टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, प्रकार उनका। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि कोई पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, तरल और गैस, अन्य गैस के रूप में, उसी तरह यहाँ पे भी तीन रूप दिए गए हैं इसके। पहला है सॉलिड, ठोस, जिसमें बेट वगैरह GB, SG, CG, WG, WP, SP और WDP, SC, टी टैबलेट फॉर्म में, ये ठोस रहते हैं। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला आता है वो लिक्विड, तरल फॉर्म में, जैसे DC, EC, OD, SC, SE, SL, LS, EW एक्सेट्रा। और भी जो है L यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे लिक्विड फॉर्म है, सस्पेंशन जो है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और जहाँ पे P देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे PP जहाँ पे भी आखिरी में लगा होगा, आप समझिए ये सॉलिड फॉर्म में है। G और P जहाँ ग्रेनुअल और पाउडर, एक और वैसे भी आप दवाइयों में ग्राम और ML लिखा होता है उससे भी पहचान सकते हैं, लेकिन हमें हम टेक्निकल के बारे में जानना है, इसलिए हमें इन सबको जानना ज़रूरी है कि किसको किसके साथ मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। तो जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अ, दवाइयों का चयन नहीं कर पाएंगे। तो और लास्ट जो हमारा है अदर, मतलब गैस रूप में जो फ्यूमिगेंट्स हैं हमारे AE, तो ये हमारे तीन प्रकार में दवाइयाँ जो टेक्निकल आते हैं, फॉर्मुलेशन आते हैं हमारे, वो इन तीन प्रकार में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे इनके वर्गीकरण के बारे में। अब चलिए चलते हैं इनके कुछ उदाहरण के बारे में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इफ़को कंपनी का, इफ़को MC का जो शीरासागी है, जिसमें फिप्रोनॉल 40% प्लस अमीडाक्लोप्रिड 40%, जो कि WG फॉर्म में है, ग्रेनुअल फॉर्म में है। उसी तरह ये देखिए सिजेंटा कंपनी का इंसेक्टिसाइड हाइकॉन, जिसमें 10% WP, कई जगह परसेंट नहीं लिखा था, 10 WP, ये परसेंट ही रहता है, WP मतलब वेटेबल पाउडर। और उसी तरह यहाँ पे देखिए एजामैंथेपस, ये इंसेक्टिसाइड है जिसमें 1% GR मतलब ग्रेनुअल फॉर्म में रहता है। उसी तरह आप हर्बिसाइड पे आए तो J2,4-D सोडियम सॉल्ट जो है 80% WP, ये देख रहे हैं फाइटर कंपनी का। उसी तरह ये PI कंपनी का देख रहे हैं पाईमैक्स, जिसमें मेटसल्फोन मिथाइल 10% और क्लोरोमिरन इथाइल 10% WP, ये भी वेटेबल पाउडर है, पाउडर की फॉर्म में है। ये देख रही है आप यहाँ पे, ये पाउडर है। कलर भी, कलर कुछ कलर में आते हैं, कुछ वाइट होते हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए कुछ दानेदार, ये हम ग्रेनुअल फॉर्म में, ये GR जो हमारा ग्रेनुअल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे ये को कंपनी का भी WG लिखा हुआ है, GR लिखा हुआ है, सब मतलब समझ जाइए अंदर ग्रेनुअल फॉर्म में है प्रोडक्ट हमारा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सॉलिड वाले उदाहरण जो हमारी ठोस फॉर्मुलेशन है उनके। अब चलिए चलते हैं अगला हमारा जो है लिक्विड, तरल। इनके कुछ उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, जैसे ब्यूटाक्लोर 50% EC, ये EC फॉर्म में है। और ये फिनॉक्सप्रोपीथाइल जो विक्सोपर जो हमारा है, ये खरपतवार नाशक है, इसमें 9.3% EC रहता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये 2,4-D अमाइन, ये भी SL लिखा हुआ लिक्विड फॉर्म है, 720 SL। ठीक है, लैम्डा
ये हमारा 250 SC, ये भी कैप्सूल सस्पेंशन लिक्विड फॉर्म में है। स्पाइक क्लोरीफॉरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5% EC। क्लोरो के नाम से आपने देखा होगा, काफ़ी प्रयोग करते हैं लोग, फसलों में डालते हैं अधिकतर। ये धान आन में लोगों को छिड़काव और जो भंडार रखते हैं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए वेयर हाउस वगैरह में इसका स्प्रे किया जाता है। अब ये देखिए पीआई कंपनी का एक बिस्पेरिक सोडियम, ये जो हर्बिसाइड है, इसमें 10% SC है, ये देखिए आप। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ लिक्विड के उदाहरण, हमने आपको प्रोडक्ट के माध्यम से समझाया। अब अब चलते हैं हम जो गैस वाले जो है उसका भी हम देख लेते हैं। फ्यूमिगेंट्स जो है आते हैं हमारे, देखिए ये गैसेस फॉर्म में रहते हैं, उनका स्प्रे हिट वगैरह, और भी आते हैं जो एरोसोल डिस्पेंसर, तो उनके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार तीन उसमें फॉर्म में हमारे जो ये फॉर्मुलेशन आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कौन सा क्या है उसमें। आप एक बार और उसको वीडियो को देख लीजिएगा, उसके फुल फॉर्म को देख लीजिएगा आपको, ताकि उसका नाम अगली बार आप जाएं तो उसको पता रहेगा SCEC का मतलब क्या है। अब चलती हैं दोस्तों, अब मिश्रण से पहले ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे हम पहले जो EC वाले हैं, SL वाले, कौन सी दवाइयाँ हमें किसके साथ नहीं मिलानी चाहिए और किसके साथ मिलानी चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे SC, SG, WG, WP और EC वाले जो भी फॉर्मुलेशन हैं, जो भी प्रोडक्ट है जिसमें SC लिखा हुआ होगा या SG लिखा होगा या WG लिखा होगा या WP, मतलब सस्पेंशन कंसनट्रेट, SG ग्रेनुअल वाला, ये WP वेटेबल ग्रेनुअल, ये वेटेबल पाउडर, ये इमल्सीफाई कंसनट्रेट जो हैं, इनको एक साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। वो क्या कि अगर मिश्रण हमारा गलत हुआ तो नुकसान भी है, और हमारा जो परिणाम है जो फसलों पे है इसका असर है, वो ना के बराबर या कम दिखाई देगा। तो हमेशा लेवल का निर्देश का पालन करें और मिश्रण को परीक्षण जरूर करें पहले थोड़ी सी जगह पे। ठीक है दोस्तों। और सही मिश्रण से कीट रोग खरपतवार नियंत्रण अधिक प्रभावी हो जाते हैं अगर आपने सही तरीके से मिलाया। तो जैसे मान लो आपने सबसे पहले पाउडर वाले ले लिए प्रोडक्ट जिसमें WP SG लिखा हुआ, उसको पानी में घोला। फिर उसके बाद जो भी हम प्रोडक्ट मिला रहे हैं SC और या SG वाले लें, और अंत में EC वाले फॉर्मुलेशन का प्रयोग करें। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। जो पाउडर वाले प्रोडक्ट हैं, जो ग्रेनुअल वाले हैं, उनको मिलाएं। फिर SC, फिर लिक्विड वाले जो SC वाले हैं, सस्पेंशन कंसनट्रेट, उसको मिलाएं, उसको घोलें पानी में। पहले क्या करना चाहिए आपको दोस्तों, एक बाल्टी लें, उसमें पहले हम पाउडर फॉर्म वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनको घोल लें पानी के साथ। ठीक है। उसको घोलने के बाद एक बाल्टी दो बाल्टी लें, फिर उस घोल घोल को हम उस दूसरी बाल्टी, खाली बाल्टी में डालें। फिर इसी बाल्टी में दूसरा वाला प्रोडक्ट लें जो SC वाले प्रोडक्ट हैं, SG वाले हैं। तो उस लिक्विड को घोलें पानी में, उसको डालें, फिर उसी बाल्टी में डाल दें जिसमें आपने पहला घोल डाला है। फिर अंत में EC वाले जो फॉर्मूले हैं, जो दवाइयाँ आपको मिलानी हैं, तो EC वाले फॉर्मेशन क्या काफ़ी हाईली कंसनट्रेट होते, जल्दी से ये रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो आप इसको अंत में ही घोल बना के अच्छे से मिला के, वैसे तो ये तुरंत घुल जाता है पानी में, फिर भी आप इसको घुला अच्छे से मिलाकर फिर दूसरी बाल्टी में जिसमें आपने ये पहले दो प्रोडक्ट डाले हैं, अब इसको डाल लें। अब तीनों का घोल जो है, अब आप स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमें ये जो क्रिया है, जो ये हमें जो प्रोसीजर है, इसको अपनाना चाहिए। सबसे पहले हमें पाउडर वाले को, फिर उससे SC वाले जो कंसनट्रेट हैं उनको, और अंत में EC वाले, ये इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट बहुत ही हाईली जो रिएक्ट वाले हैं, इनको अंत में। हमेशा ये बस एक चीज़ का आप याद रखें, EC वाले हमें अंत में मिलाना है घोल में। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी दवाई चाहे हर्बिसाइड हो या फंगिसाइड हो या तुम्हारी इंसेक्टिसाइड हो, तो आप इनको हमेशा इसी तरह निर्देश का पालन करें और इसी तरह आप दवाइयों का घोल मिलाकर स्प्रे करें। अब ये रही हमारी मिलाने वाली बात। अब चलते हैं हम कि सबसे अच्छा फॉर्मुलेशन कौन सा है।
दोस्तों, कई बार आपके मन में आता होगा यार, कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, फार्मूला दोनों में एक ही होता है, कुछ प्रोडक्ट महंगे होते हैं, टेक्निकल दोनों में एक ही है। मान लीजिए विस्पेरिक सोडियम है, 10% हो सकता है ईसी ईसी फॉर्म में भी आता है, एससी फॉर्म में भी, और जेड आने वाले समय में जेड सी फॉर्म में भी शायद आ गया है। तो अब आपके मन में आएगा कौन सा अच्छा है। फार्मूला एक ही है, और मान लो एक ही कंपनी लॉन्च कर रही है इसी, एक ही कंपनी मान लो टाटा की है तो टाटा ने ईसी निकाला, या पीआई की है तो पीआई ने ईसी वाला प्रोडक्ट निकाला, एससी वाला निकाला, जेडसी वाला निकाला। तो कौन सा अच्छा है? तो आप देख रहे हैं जैसे ये पुराने फॉर्मुलेशन हैं, जैसे ईसी वाला जो हो गया, और डब्ल्यू जी, ये वाटर डिस्पेंसेबल ग्रेनुअल जो है, वाटर वेटेबल ग्रेनुअल जो है, ये पुराने फॉर्मूले हैं। इसी इसके बाद जो आया है नए फॉर्मुलेशन, कौन सा, डब्ल्यूपी वेटेबल पाउडर जो आया हमारा, ये जल्दी घुल जाता है इनकी अपेक्षा। पानी में हमें ज़्यादा समय तक नहीं घोलना पड़ता, ग्रेनुअल वाले को काफ़ी देर तक घोलना पड़ता है। उसी तरह इसी वाले की अपेक्षा एससी वाले सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट जो है, ये जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी सुरक्षित भी रहते हैं ये। और आखिरी जो हमारा न्यूनतम जो लेटेस्ट फार्मूला है, वो है जेड एस जेड सी, सॉरी जेड सी, जियोन कंसनट्रेट। और यहाँ पे जो है हमारा वेटेबल पाउडर के बाद आया है सॉल्युबल पाउडर। ये और जल्दी घुल जाता है इसकी अपेक्षा, और काफ़ी सुरक्षित भी है ये। और जेड सी भी काफ़ी सुरक्षित है ये, मतलब बॉडी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है इसमें, मतलब काफ़ी सुरक्षित रहता है ये। तो आपने देखा ये दवाइयों का जो क्रम है, ईसी आया, फिर एससी आया, फिर जेडसी आया। तो कोई शक नहीं इसमें कि इससे महंगा ये एससी वाला होगा, और इससे महंगा ये जेडसी वाला प्रोडक्ट होगा। और क्योंकि इसका असर भी थोड़ा काफ़ी समय तक रहता है, जेडसी वाले जो हैं, एससी वाले, इसके असर ये तुरंत आपका, मान लीजिए आपने इसका स्प्रे किया, मान लो क्लोरो आपने लिया, क्लोरीफॉरीफॉस सेप्रमाइथ्रिन जो लिया आपने, वो इसी फॉर्म में है, उसको आपने स्प्रे किया या डाला, उसका असर मान लीजिए 2-3 दिन तक रहेगा। और एससी वाले का जो असर है काफ़ी समय तक रहता है। इसका मेन जो है, ये इसका टेक्निकल का ये फॉर्मुलेशन का ये है कि ये काफ़ी लंबे समय तक आपका पौधों पे असर करेगा। और जेट सी वाला है, ये उसकी अपेक्षा ज़्यादा समय तक रहेगा। मान लीजिए 1 महीने तक है, तो ये 2 महीने तक आपका पूरे पौधे में सिस्टमेटिक रूप से फैल जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे भी देख लें, इनमें भी वही चीज़ है दोस्तों, जैसे डब्ल्यू जी हो गया, डब्ल्यू पी हो गया, एस पी हो गया। तो ये जो रहे, ये मैंने आपको बताया। आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए रामू या रमेश है जो भी है, इसको मान लीजिए जबलपुर से दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। तो ये कार से भी जा सकता है, प्लेन से भी जा सकता है। हम यहाँ कार का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए इसके पास अल्टो ली है, समझ लो, अल्टो भी है, स्कॉर्पियो भी है, मर्सिडीज बेंज भी है। तो ये मान लीजिए किराए से जा रहा है, तो ये अल्टो से भी पहुंच सकता है, स्कॉर्पियो से भी पहुंच सकता है, और मर्सिडीज बेंज से भी। लेकिन अल्टो में क्या होगा, थकावट होगी, हो सकता है हॉल्टिंग करके जाना पड़े, 1000 किलोमीटर के ऊपर है। स्कॉर्पियो में क्या है, आराम से पहुंच तो जाएगा, काफ़ी हॉल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, एक मतलब इसकी अपेक्षा कम हॉल्ट करना पड़े। और यहाँ पे मर्सिडीज बैन है, ये तो काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको सफ़र का पता नहीं चलेगा और थकावट भी महसूस नहीं होगी। इसके सस्पेंशन वगैरह काफ़ी शानदार है। तो अब रेट की बात करेंगे तो ये 6-7 लाख की कार है आपकी अल्टो 800, और ये 14 से 24-25 लाख की कार तक रेंज है इसकी। और इसी तरह यहाँ पे मर्सिडीज बेंज की जो देख रहे हैं आप, ये भी 46-50 लाख से लेके आपकी 3.5 करोड़ तक की है। ये टॉप मॉडल है दोस्तों, काफ़ी महंगा मॉडल है। तो यहीं पे वही चीज़ मैंने आपको जो बताया है उदाहरण के रूप से, जैसे ईसी वाला है थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और एससी वाला है महंगा पड़ता है, और जेडसी वाला इसका असर की बात जैसे कर रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक ये असर रहता है। तो आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि कौन सा बेस्ट फॉर्मुलेशन हमें हमारे लिए अच्छा है। तो असर सभी करेंगे, आपको अब ये देखना है कि लंबे समय तक और तुरंत हमें कम समय तक असर चाहिए, तो वो उस हिसाब से आप दवाई का चयन कर सकते हैं।
और असर तो तीनों करेंगी, लेकिन किसी का समय। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ रोगों के बारे में जिससे आप बेहतर दवाई अपना चुनाव कर सकते हैं, बेहतर दवाई का। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्लास्ट रोग की बात करते हैं। इसके लक्षण जो हैं, पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में बड़े होकर भूरे या ग्रे रंग के हो जाते हैं। यह रोग कानों और दानों को भी प्रभावित करता है, जिससे दाने 70 से 80% बर्बाद हो जाते हैं। ये ब्लास्ट रोग जो धान की फसल है उसमें देखा गया है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है और पूरे धब्बे धब्बे पत्तियों में दिखाई देते हैं। पहले आपको थोड़ी सी जगह पे स्पॉट पे दिखाई देगा, फिर ये धीरे धीरे पूरी फसल को तबाह कर देता है। इसके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे हमें पहले प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। कोई भी हम बीज लेते हैं तो अच्छा बीज का चुनाव करें। फसल को उचित दूरी पर लगाएं और संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। अधिक यूरिया नाइट्रोजन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे रोग लगता है। फंगीसाइड जैसे ट्राइकोसाइक्लोजोल का छिड़काव करें, और जैसे नेटिव फंगीसाइड आता है टिबिकनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन 25% WG, ये 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें आप। अगर ये के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको फॉलिकुलर फंगीसाइड भी है टिबिकनाजोल 250 EC फॉर्म में होता है, 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें। तो आप इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगला जो हम उसके बारे में बात करते हैं, रोग के बारे में, जो दूसरा नंबर हमारा है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसके लक्षण कैसे हैं, इसको कैसे पहचानेंगे? पत्तियां पीली हो जाती हैं और बाद में सूख कर मर जाती हैं। यह रोग तेजी से फैलता है और पूरी फसल को नष्ट कर देता है। इसका प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें भी वही प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें जो रोग के प्रति रेसिस्टेंट हो, ऐसे बीज का चयन करें हम। खेत में पानी का सही प्रबंधन करें और जो नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें। नाइट्रोजन मतलब जो हमारी यूरिया है दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो उसका उपयोग ज़्यादा ना करें। और बीजों का उपचार करें और रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करें। बीज उपचार के लिए आप काफ़ी सारी हमारे मार्केट में दवाइयाँ आती, जैसे जिसमें मैनकोज़ोब प्लस कार्बेंडाजिमाइन का कंटेंट रहता है। आप उसको अपने फसलों में बीज के साथ अच्छे मिलाकर बीज का रोपण करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है बीज उपचार का, आप उसको देखें किस तरीके से हमें दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। और ब्लू कॉपर जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 50% WP, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 150 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.25 1.25 kg पर हेक्टर के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो है रोग हमारी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इसको रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आप बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए ये दवाइयाँ का प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब अगला हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, जो है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट जो है दोस्तों, ये ब्राउन का मतलब ही है भूरे रंग का। मतलब इसके लक्षण जो है, पत्तियों पर छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। यह रोग पौधों को कमज़ोर बना देता है। मतलब हमारी जो पत्तियां हैं, वो हमारे जो पौधा है वो पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगर वो पत्तियां ही उनमें अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो वो भोजन नहीं बना पाएंगे। तो कारण ये है। तो इसका प्रबंधन के लिए हमें दोस्तों बीजों को गर्म पानी में भिगोकर उपचारित करें। नाइट्रोजन की सही मात्रा का उपयोग करें। ये देखिए, हर जगह आपको यूरिया का ज़्यादा उपयोग करने के लिए मना किया गया है, रोग लगते हैं। और कार्बेंडाजिमाइन जैसे फंगीसाइड का छिड़काव करें। अगर आप उपचार नहीं कर पाए तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन बताएं, जैसे गोडीवा सुपर फंगीसाइड जो आता है, जिसमें अजॉक्सिट्रोबिन 18.2% प्लस डेफिनिकनाजोल 11.4% SC फॉर्म में जो रहता है। जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया आपको, सस्पेंशन जो कंसनट्रेट है उसका हमें 200 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। और प्रोपिनाकाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 25% EC। तो आप इन रोगों से, ब्राउन स्पॉट जो रोग है, इससे अपने फसल को बचा सकते हैं अगर आपने ये दवाइयाँ का प्रयोग किया तो। अब
चौथे नंबर पे जो हम चलते हैं दोस्तों, शीत रोग कहते हैं इसको। इसके लक्षण जो हैं, ये पत्तियों के निचले हिस्से में सफ़ेद या ग्रे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में भूरे हो जाते हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और इसका प्रबंधन जो है वो ये है कि फसल को सही दूरी पर लगाएं और नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें, और प्रोपिनेकालोजोल जैसे फंगीसाइड का छिड़काव करें। वही सेम जो दवाई हमने अभी तीसरे नंबर पे जो की थी, वही ब्राउन स्पॉट पे, वो यहीं पे भी सीड ब्लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी गोदीवा सुपर फंगीसाइड जो आता है उसका, जिसमें टेक्निकल फॉर्मुलेशन जिसका जो है ऑक्सीस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डेफनिकनाजोल 11.4% एससी होता है। इसको 150 से 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें। और प्रोपिनेकाजोल जो 25% एस ईसी है, जो इमल्सिफाइंग कंसनट्रेट, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी का भी स्प्रे कर दीजिए, तो आपका जो शीत रोग है, जो शीत ब्लाइट है, वो आपकी फसल पे नहीं फैलेगा और जहाँ है वहीं रुक जाएगा। अब पांचवें नंबर पे जो चलते हैं हम, शीट रोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शीट ब्लाइट था, ये शीट रोग है। दोनों में अंतर है, आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। तो ये इसके लक्षण ये है, ये रोग कानों और दानों दोनों को प्रभावित करता है। ये ग्रे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। इसमें भी लगभग वही लक्षण है। इसे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। फसल की प्रबंधन के लिए इसे हमें फसल को सही दूरी पर लगाएं और नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें, और प्रोपिकेनाजोल जैसे फंगीसाइड का छिड़काव करें। जैसे सेम वहीं पे ये जो दवाई हमने चौथे नंबर पे थी, वो यहाँ पे भी तीसरे चौथे और पांचवे में अजॉक्सिट्रोबिन 23% 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, प्रोपिकेनाजोल 500 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए, तो ताकि ये रोग आपका आगे ना फैल पाए। तो ये रोग के आप लक्षण से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं, अगर क्या स्प्रे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब छठवें नंबर पे हम चलते हैं दोस्तों, तना सड़न, स्टेम रोट जो कहते हैं। तना मतलब स्टेम, रोट मतलब सड़न, सड़ने लगती। इसे नाम ही से आप पता कर सकते हैं कि तना सड़न रोग है। इसके लक्षण जो है, प्रारंभ में बाहरी पत्ती जो आवरण पर ढकी होती है, जो छोटे काले घाव दिखाई देते हैं आपकी पत्तियों पे, मतलब काले काले धब्बे दिखाई देंगे आपकी पत्तियों पे। बाद में ये संक्रमित तना नीचे गिर जाता है, मतलब ये तना जो है आपका नीचे गिर जाता है, मतलब वहां से तने से आपके झाड़ को गिरा देती है, और चाक जैसे दाने पैदा हो करता है। मतलब आपका जो दाने जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और जो हमारा इसका प्रबंधन के लिए आपको क्या करना चाहिए, फसल को सही दूरी पर लगाएं और नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें, प्रोपिनेकाजोल जैसे फंगीसाइड का छिड़काव करें। वही सही दवाइयाँ जो हमने अभी 3-4 में, तो आपको इसके लिए भी वही दवाई इस्तेमाल में लेनी है। गोदीवा सुपर फंगीसाइड का ऑक्सीट्रोबिन 23% 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, प्रोपिनेकाजोल 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपका इसको स्प्रे करना है। अब चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर पे, जो है हमारा, वो है हल्दी घाट रोग, जिसको हम कहते हैं फॉल्स स्मट। लक्षण इसका दोस्तों ये है कि स्पाइकलेट्स में नारंगी या हरे काले रंग की मखमली गेंदें होती हैं। मतलब इसमें जो गांठ टाइप की आप देखना, इसमें हरे काले और कई हल्दी टाइप की गांठें आपको दिखाई देंगी झाड़ों पे। नाम ही से आप समझ गए होंगे कि हल्दी गांठ रोग, मतलब हल्दी की जो गांठें हैं वैसी आपके पौधों पे दिखाई देंगी, आपकी पत्तियों पे ऊपर दिखाई देंगी, ये तने पे। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। और उसका प्रबंधन जो है, फसल को सही दूरी पर लगाएं, नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग करें। देखिए हर जगह यूरिया का बताया जा रहा है। और प्रोपिकेनाजोल जैसे फंगीसाइड का छिड़काव करें। जैसे वही सेम दवाई यहाँ पे भी आपको इस्तेमाल में लेनी, हल्दी घाट के लिए भी गोदीवा सुपर फंगीसाइड के लिए ऑक्सीट्रोबिन 18.2%, डेफनिकनाजोल 11.4% एससी का 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। और प्रोपिकेनाजोल 25% इसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दवाई आप इस्तेमाल पे ले सकते हैं। तो ये रहे हल्दी घाट रोग के लिए, फॉल्स मट के लिए उपचार। अब हम चलते हैं अगला, आठवें नंबर पे जो है हमारा रोग है, वो खैरा रोग है दोस्तों। दोस्तों खैरा रोग, जिसको आयरन रस्ट भी कहते हैं, इसका लक्षण ये है कि चावल का जो ये धान पे लगता है रोग, ये खैरा रोग सूक्ष्म पोषण जिंक की कमी के कारण होता है।
जो हमारे पोषण तत्व हैं, सूक्ष्म पोषण तत्व जिंक इसको कहते हैं, जिससे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको और भी वीडियो बनाया गहराई में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो तीन हमारे प्रमुख होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमें जल और वायु द्वारा प्राप्त होते हैं। बाकी जो हमारे हैं मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट, ये दो होते हैं। इनमें हमारे एनपीके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और मैग्नीज, जिंक आदि वगैरह। और जो कम मात्रा ट्रेस एलिमेंट हैं जैसे हमारे कोलोबिडनम, निकेल, जिंक यहाँ पे आते हैं। तो आप वो वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में जाएगा कि जो हमारे तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं और क्या क्या आवश्यकता होती है पौधों की उनकी। तो हम यहाँ खैरा रोग के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण होता है। इसके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस ढाई ढाई किलोग्राम भुजा चूना 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर पत्तियों पर छिड़काव करें। पहला छिड़काव नर्सरी में 10 दिन बाद, दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद तथा तीसरा छिड़काव रोपाई के 15 से 30 दिन के भीतर में करें। तो इस तरह से हम ये रोग से बचा सकते हैं, पहले पहले ही से हम उपचार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट का और बुझा हुआ चूना, ये आसानी से कोई भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। आप इसको 2.5 किलो लेना है, सस्ता आता है। 2.5 किलो आपके 150-60 रुपये का शायद पड़ता है। उसको लेकर आप 5 किलो जिंक सल्फेट के साथ इसका छिड़काव करें प्रति हेक्टेयर। तो ये रहा हमारा खैरा रोग का उपचार और लक्षण। अब हम चलते हैं अगले, जो हमारा नौवा जो रोग है, टुंगरा रोग। दोस्तों इसके लक्षण ये हैं, ये एक्चुअली जो है वायरस डिसीज़ है। टुंगरा रोग जो जो है वायरस के कारण लगता है। ये आपको उसके लक्षण जो पत्तियों का पीला होना, पौधे की बढ़वार में कमी आना और दानों का कम बनना, अधिक दाने न बनना, पौधे की हाइट रुक जाती है, पीला होने लगता है पौधा। ये रोग कीटों द्वारा फैलता है। यदि फसल चावल टुंगरा जैसे वायरस टुंगरा वायरस से संक्रमित है तो इसका प्रबंधन का उपचार नहीं किया जा सकता। नीचे दिए गए उत्पादों का उपयोग वेक्टर को नियंत्रित करने और के खेत में वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका जो प्रबंधन है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, बस इसका नियंत्रण कर सकते हैं, रोक सकते हैं आगे बढ़ने से, ना ही इसका उपचार कोई नहीं है अगर एक बार ये रोग लग गया तो। इसका प्रबंधन हमें प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, ऐसी किस्में लगाएं जिसमें रोग न लगे, और कीटों का नियंत्रण करें, विशेष रूप से हरे पत्ती वाले कीट का। रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करें, अगर किसी में हो गया तो उसको निकाल कर फेंक दें, किसी में अगर रोग लगा है तो वहाँ से हटा दें, नहीं तो कहीं दूसरे में ना फैले। तो इसका आप ये लारा कंपनी का 909 इंसेक्टिसाइड है, क्लोरीफॉरीफास है 50% और साइपरमेथ्रिन 5% ईसी। ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। क्लोरो के नाम से काफ़ी प्रचलित है। अनशुलैक इंसेक्टिसाइड, ये भी लैम्डा साइलोथ्रिन 5% इसी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनंत एक्सीसाइड जो आता है इंसेक्टिसाइड, इसमें थाइमोक्सिम 25% WG के फॉर्म में रहता है, इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। चाहे तो इनको तीनों को मिलाकर आप छिड़काव कर दें तो ये रोग वहीं रुक जाएगा। हालांकि ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ने से आप इसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो प्रमुख रोग हैं जो हमारे फसलों में लगते हैं, चाहे धान हो, गेहूं हो, और भी फसलें हैं हम जो लगाते हैं, उनमें अधिकतर ये रोग लगते हैं और इनका उपचार आप ऐसे कर सकते हैं इन दवाइयों के द्वारा। ये मैंने टेक्निकल जो आपको बताया है यही टेक्निकल रहेगा। आप ट्रेड नेम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बस ध्यान में रहे कि फॉर्मूला यही रहे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं फसलों को प्रभावित करने वाली प्रमुख कीट, उनके लक्षण और उपचार। मतलब अभी तक हमने रोग के बारे में पता किया, अब हम कीटों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से ऐसे कीट हैं और उनके लक्षण लक्षण क्या है और उपचार के उनके लिए कौन सी दवाइयाँ जिससे हम उनको ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीफ फोल्डर, पत्ती मुड़ने वाले कीट। ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप तस्वीर पे, जैसा नाम बताएगा वैसे ही लीफ फोल्डर ये
मतलब पत्तियों को खोलेंगे आप, ऐसे मुड़ी हुई पत्ती आपको दिखेगी, खोलेंगे तो ये पीले कलर का ये कीट जो दिख रहा है यहाँ पे पहले नंबर पे, ये देखिए हल्का सा पारदर्शी और पीला हर कलर का, ये इसको कहते हैं लीफ फोल्डर। इसकी पहचान आप इससे कर सकते हैं। अगला जो हमारा है येलो स्टेम बोरर, तना छेदक। ये तने में घुस जाता है कीड़ा, मतलब छेद, मतलब छेद बना देता है, और ये पीले कलर का रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये येलो स्टेम बोरर तना छेदक, ये हमारे तने को नुकसान पहुंचाता है, खत्म कर देता है पौधों को। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा फुदका। हॉपर मतलब फुदका दोस्तों, ये देख रही है भूरे, ये पौधों में, ये शायद धान की फसल में अधिकतर लगते हैं ये फुदके। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भूरा फुदका धीरे धीरे रस चूसता है इसको। और चौथे नंबर पे जो है हमारा गाल मिर्च। गाल मिर्च जो है दोस्तों, ये एक मच्छर टाइप का कीड़ा होता है। देखने में मच्छर की तरह लगता है, लेकिन इसका थोड़ा सा आकार और इस तरीके से दिखता है, वो हल्का सा अंतर रहता है। बाकी दूर से देखेंगे तो आपको मच्छर की तरह, पीले मच्छर की तरह दिखाएगा, इसको कहते हैं गाल मिर्च। और पांचवें नंबर पे जो है हमारा गंदी बग। गंदी बग जो है दोस्तों, ये देखिए इसकी स्मेल गंदी इसलिए कहा गया है कि गंदी स्मेल आती, जहाँ पे भी ये लगता है, जैसे ये मान लीजिए ये गेहूँ, ये धान पे लगा हुआ है, इस धान पे लगा है, अगर आप वहाँ से गुजर जाएंगे तो आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी, वो इस कीड़े के द्वारा आती है, गंदी बग के द्वारा। और छठवा जो है, जो ग्रीन लीफ हॉपर, भूरा फुदका, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस टाइप का कीड़ा आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम ग्रीन लीफ हॉपर, भूरा फुदका। ये ये क्या करता है दोस्तों, पत्तियों का, पूरी पत्तियों को चूस कर उसका मतलब छेद भी कर देता है, उसका रस चूस लेता है। ये अधिकतर रस की जगह खाता भी है पत्तियों को। तो ये इस तरीके से ये छह प्रमुख जो कीट हैं जो हमारे फसलों को प्रभावित करते हैं, चाहे फुदका हो, चाहे स्टेम बोरर हो, बग हो, काल मिर्च हो, तो ये हमारी जो प्रमुख हैं फसलों को प्रभावित करने वाले कीट। अब इनका उपचार कैसे किया जाए, कौन सी दवाइयाँ हैं, मार्केट में अनगिनत दवाइयाँ हैं। मैं आपको बेहतरीन दवाइयाँ बताता हूँ, जिससे आप सही दवाई का चुनाव कर सकें और अपने फसल को बचा सकें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ये देख रही है आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मुलेशन दिया हुआ है आपको, और कौन कौन से कीटों पे इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट्स पे असर कर सकता है, तो कीटों पे, तो वो देखिए सबसे पहले एसीफेट 75% एसपी। ये क्या करता है, असर स्टेम बोरर को ख़त्म करता है, लीफ होल्डर को, ब्राउन प्लांट हॉपर को, ये ग्रीन हॉपर को, और वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर को। एसीफेट 75% एसपी। उसी तरह एसीफेट जो आता है 95% एसजी में आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में। ये पाउडर फॉर्म में था, ये ग्रेनुअल फॉर्म में, मैंने अभी बताया आपको टेक्निकल फॉर्मेशन, अब आप समझ गए होंगे। तो ये क्या करता है, येलो स्टेम बोरर को, लीफ फोल्डर को और ब्राउन प्लांट हॉपर को मतलब खत्म करता है। उसी तरह तीसरे नंबर पे है विप्रोफेजिन 25% एससी। ये ब्राउन हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ फोल्डर और वाइट बैक प्लांट हॉपर को ख़त्म करता है। और चौथे नंबर पे जो हमारा है क्लोरीफॉरीफास 25% इसी, क्लोरो जिसे कहते हैं हम, ये 20% वाला इसी लेना है। इसमें 50% भी आता है। ये क्या करता है, हिस्पा, गालमिच, स्टेम बोरर और होल मगट एंड लीफ फोल्डर को ये कीड़ों को ख़त्म करता है। और अगला जो हमारा है फ्लिविंडा माइट 20%, डब्ल्यू जी। ये ग्रेनुअल फॉर्म में है, ये स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर के लिए बस काम करता है। और अगला जो हमारा है डेल्टा मैथ्रिन 11% डब्ल्यू ई सी। ये स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ग्रीन लीफ हॉपर एंड होल गमोट को गगोट को ख़त्म करता है। और अगला हमारा फिप्रोनिल 5% एससी। ये स्टेम बोरर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, राइस लीफ हॉपर, राइस गाल मिर्च, होल मैगोट एंड वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर। ये देखिए काफ़ी सारे कीटों को ख़त्म करता है, काफ़ी अच्छी दवाई लग रही है फेप्रोनिल 5% फॉर्मुलेशन। उसी तरह आता है
डेक्लोरीवास 76% ईसी, ईसी फॉर्म में है। एमल्सिफाई कंसनट्रेट, आप समझ गए होंगे। ब्राउन प्लांट हॉपर को के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर यही बस लगा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है जो हमारा क्योनेलिफॉस 20% AF। तो दोस्तों ये ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर जैसे कीट को ख़त्म करता है। अगला हमारा जो है थाइमेथॉक्सम 25% WG। ये काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्टेम बोरर, गाल मिज, लीफ फोल्डर, वाइट बैक प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर एंड थ्रिप्स के लिए भी काम में आता है। ये थ्रिप्स के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है, लोग इसको अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। थाइमेथॉक्सम 25% इस मतलब अच्छी दवाई है। जैसे मैंने बताया एसीफेट भी और फिप्रोनिल, थाइमेथॉक्सम, ये काफ़ी सारे कीटों को कंट्रोल करती है। और लास्ट जो हमारा है लैम्डा साइलोथ्रिन 5% EC। ये लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर, ग्रीन लीफ हॉपर, गालमिज, हिस्पा एंड थ्रिप्स के लिए काम करती है। लैम्डा साइलोथ्रिन भी काफ़ी इस्तेमाल में आता है। मतलब 4-5 दवाई जो मैंने बताई, एसीफेट हो गया, फिप्रोनिल हो गया, थाइमेथॉक्सम हो गया, लैम्डा साइलोथ्रिन, ये जो है ये काफ़ी अच्छी है। मतलब काफ़ी सारे कीटों पे असर करती है ताकि हमें अलग अलग दवाई ना लेना पड़े। तो ये रहे हमारे इसके लिए उपचार, जो केमिकल है, फॉर्मुलेशन है, जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह अपनी कीटों को आप प्रबंधन कर सकते हैं इन दवाइयों द्वारा। चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ नई नवीनतम गेहूं की किस्में जो जो अधिक उत्पादन देती हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं, जो रोग के प्रति भी काफ़ी सहनशील रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं SD 2966। ये बहुत अच्छी नई वैरायटी है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। काफ़ी महंगा बीज है लेकिन इसमें काफ़ी रोगों के प्रति सहनशीलता है और इसकी उत्पादन क्षमता भी काफ़ी 36 क्विंटल तक है। अगली जो है हमारी WH 1105, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है दोस्तों। और तीसरी जो हमारी है DBW 187 कर्ण वंदना, जिसे कर्ण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। और SD 3086, ये चौथी वैरायटी है, काफ़ी शानदार वैरायटी है। आप इसका उत्पादन ये भी 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। और है पांचवी MP 1203, ये मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है और इसका उत्पादन भी काफ़ी 27-28 क्विंटल तक अच्छे से करें तो निकल जाता है, अगर हमने अच्छे से इसकी देख रेख की, फर्टिलाइज़र का सही समय पे उपयोग किया। अगला जो हमारा है छठवा जो है GW 322। दोस्तों GW 322 ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बिहार और छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है। और सातवीं है जो PVW 550, पंजाब की शानदार वैरायटी है दोस्तों। ये PVW 550 इसे यूपी, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लोगों में, किसानों भाइयों में काफ़ी प्रचलित है। ये बीज काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल रहा है किसान भाइयों को इससे। आठवां जो है हमारा वो है HI 8759 पूसा अनमोल। इसका भी उत्पादन दोस्तों 30 के ऊपर निकल जाता है, काफ़ी अच्छा उत्पादन है इसका। और नौवा जो है ये है राज 3765। 3765 राज जो है ये राजस्थान की वैरायटी है दोस्तों। और दूसरी मिट्टी में भी काफ़ी अच्छी तरह से इसका उपज मिल जाता है किसान भाइयों को। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मैंने एक वीडियो बनाया है इन बीज के संबंध में, जिसके में आपको कितनी हाइट होती है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो ये लंबे अवधि वाली हैं, 120 दिन तक वाली वैरायटी हैं, लेकिन उत्पादन के मामले में से काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। और 10वां है जो लोकमन। ये तो आप सभी जानते होंगे, भारत में ऐसा कोई किसान नहीं जो लोकमन ना जानता हो। तो दोस्तों ये हैं नई और न्यूनतम गेहूं की किस्में जो देती हैं अधिक उत्पादन। आप इनको लगाइए और अच्छा उत्पादन प्राप्त करिए। अब हम चलते हैं, क्योंकि हम अभी टेक्निकल फॉर्मुलेशन की बात कर रहे थे, तो हमने अभी उन्नत बीज की बात की थी, इसलिए हमने उन्नत बीज के बारे में बताया। अब हम चलते हैं इसके कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो अभी तो बरसात खत्म हुआ तो रबी की फसलें लगाई गई हैं, इसलिए हम अभी रबी की फसलों का जिक्र कर रहे हैं। तो जिसमें गेहूं भी एक है।
अब इसमें जो खरपतवार लगते हैं उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से फॉर्मुलेशन, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए जैसे सकरी पत्ती के लिए जो है हमारे यहाँ पे जो क्लोडिनोफॉप प्रोपेगल 15% ये दोस्तों जैसे मैंने बताया WP लिखा है, तब वेटेबल पाउडर है जो ये हमें जो सकरी पत्ती होती है उसके लिए है। और चौड़ी पत्ती के लिए जो है ऑल ग्रिप ओसवाल कंपनी का, ये भी ओसवाल कंपनी का टॉपल, और ये ऑल ग्रिप भी ओसवाल कंपनी का है। इसमें जो है ऑल ग्रिप में मेटसल्फोन मिथाइल 20% WP होता है हर्बिसाइड। इसका इस्तेमाल करना है हमें दोनों को। मात्रा जो लेनी है क्लोडिनाफॉप की जो है वो 15% जो है उसकी 160 ग्राम, प्लस मेटसल्फोन मिथाइल 20% जो है 8 ग्राम लेना। ये पाउच आता है 8 ग्राम का ही आता है दोस्तों। इसे पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोल बनाकर स्प्रे करें। तो ये रहा हमारा गेहूं के लिए जो बेस्ट खरपतवार नाशक है। और ये कॉम्बिनेशन में भी आते हैं दोस्तों, इनका कॉम्बिनेशन भी है, जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों क्लोडिनोफॉर प्रोपेगल 9% और मेट्रीब्यूजिन 20% है। और एक सटासट कंपनी का आता है जिसमें जो हमने पिछला प्रोडक्ट बताया था क्लोडिनोफॉप और मेटसल्फोन का, उसका कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे मेट्रीब्यूजिन 20% दिया है क्लोडिनोफॉप के साथ। ये कॉम्बिनेशन में एक ही जो चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों के लिए कारगर है। यहाँ पे जो कॉम्बिटेक जो है हमें 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है स्प्रे में। तो ये रहे हमारे जो खरपतवार नाशक जो गेहूं की हमारी फसल में स्प्रे किए जाते हैं। और चलते हैं अब अगला हम चना जो लगाया जा रहा है, बेस्ट वैरायटी चना की। तो चना बीज की जो उच्चतम किस्में हैं जो जिसमें अधिक उत्पादन और कम लागत लगती है वो है भारत में जो लोकप्रिय है, अच्छी उत्पादन देती है वो, जैसे पूसा 256। ये दोस्तों 12-13 कुंटल तक आराम से निकल जाती है। और दूसरी है JG 37 या 16। ये दो JG 37 भी आती है और 16 भी आती है। दोनों के अच्छा उत्पादन है, 12 के ऊपर जाता है दोस्तों। और विजय, जो विजय है ये भी काफ़ी पिछले है, लोगों लगाए जाते, दाने बड़े होते हैं इसके। और अब बात करते हैं नवीनतम किस्में जिन्हें हाल में ही विकसित किया गया है, जैसे पूसा 1103 काबुली चना, और JNG 1958, RGV 202 और चना दफ्तरी 21। दोस्तों ये अभी न्यूनतम लेटेस्ट चने की वैरायटी है जिसमें रोगों के प्रति सहनशीलता भी है, और ये मौसम के अनुकूल भी अ, अच्छा उत्पादन देती है। और और जो हमारी चना दफ्तरी है ये इज़राइल की वैरायटी है दोस्तों। ये इसका उत्पादन तो 15 के ऊपर ही लोगों ने बताया है, जो हाल में ही किसानों ने लगाया था पिछले साल। तो ये 2024 में ये भारत में आई, ये चना दफ्तरी 21 काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी लोग लगा रहे हैं। अगर अधिक उत्पादन चाहिए अब टेस्ट के हिसाब से तो अ, अच्छा है। लेकिन इसमें चना दफ्तरी में क्या है दोस्तों, ये दाना काफ़ी ठोस होता है, और पानी में अगर हम फुलाएं तो काफ़ी समय लेता है तो उत्पादन इसका ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार है। तो ये रही वैरायटियाँ चना की जो कम लागत में अच्छा उत्पादन देती हैं, जिसे लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब चलते हैं, किसान भाइयों के मन में आ रहा होगा कि क्या चने के लिए कोई खरपतवार है, क्योंकि बिना निदाई के चने में कोई काम नहीं हो सकता। खरपतवार चने के लिए चना एक ऐसा नाजुक झाड़ है जिसमें हम जो दूसरी अन्य फसलों के जो खरपतवार नाशक हैं उनको हम इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये नाजुक झाड़ है। अगर इसमें हमने स्प्रे किया तो ये पौधे को नष्ट कर देगा पूर्ण रूप से। हालांकि ही अभी एक अडामा कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पहले आपने ये वैरायटी को आप नोट कर लें। पूसा 256, JG 3716 विजय, और न्यूनतम जो विजय हैं जो पूसा 1103 काबुली चना, JNG 1958, RVG 202 चना दफ्तरी 21। तो चलिए चलते हैं अब हम चना के खरपतवार नाशक की ओर। ये है दोस्तों नया अडामा कंपनी फलीगो। फलीगो जो है ट्रेड नेम है इसका, और टेक्निकल जो इसमें रहता है वो रहता है टोप्रामेजोन 33.6% SC।
ऐसी तो मैंने बताया आपको। सस्पेंशन कंसनट्रेट जो होता है वो इस पे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जिसका दोस्तों 30 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें डोज इसका रिकमेंड किया जाता है। इससे ज़्यादा आप ना करें, नहीं तो चने पे आपको झटका या पीलापन दिखाई देने का। तो दोस्तों ये रहा हमारा शानदार चना का खरपतवार नाशक, जो कि बहुत से किसान भाइयों को जानकारी नहीं इसके बारे में, ये मार्केट में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले मटर की टॉप किस्में। दोस्तों मटर की टॉप किस्में में तो GS10, AP3, PSM3, SR सलोनी, NS 1100, काशी, पंत मटर 155 इत्यादि। ये जो काशी का तो काफ़ी आपने नाम सुना होगा। अभी C10 भी है, GS10 की तरह, ये सब एक ही वैरायटी हैं। GS10 मिर्ची जो सलोनी कहते हैं हम, ये सब इनकी जो फलियां होती काफ़ी बड़ी हैं होती हैं। ये मौसम के प्रति काफ़ी नाजुक होती हैं दोस्तों, इन्हें ज़रा सा ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं झेलती। और जो AP3 है ये तो फिर भी हल्का, इन सबसे ज़्यादा सहनशील काशी और AP3 में होती है। बाकी जो GS10 है, SR सलोनी, NS 1100 है, ये थोड़ा सा बड़े नाजुक झाड़ होते हैं। इनको ये वातावरण अधिक ठंड और अधिक नमी और अधिक गर्मी नहीं झेल पाते। इनमें पानी की बड़ी कम आवश्यकता होती है, सिंचाई की बड़ा ही देख रेख में ज़रूरी रहता है। और उत्पादन में आप मान लीजिए ये इसका उत्पादन जो है दोस्तों, ये करीब 100 से 120 बुरा, मतलब 60-70 क्विंटल पर एकड़ आप प्राप्त कर सकते हैं टॉप वैरायटी को लगाकर। तो आप इन वैरायटी को नोट कर लीजिए जो मटर की किस्में हैं। अब हम चलते हैं अ, मटर की खरपतवार नाशकों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक ही सबसे टॉप बेस्ट वैरायटी है जो टेक्निकल है, वो है इमाजी थापियर। इमाजी थापियर जो है काफ़ी, ये मटर, मूंगफली, सोयाबीन, इन सभी फसलों में इसका खरपतवार की तरह, खरपतवार नाशक की तरह प्रयोग कर सकते हैं आप इसको। इनमें सबके लिए आपको रिकमेंड किया गया है। मटर में भी आप, मूंगफली में भी, सोयाबीन भी, यही खरपतवार आप नाशक, खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेजा थापियर जो है ये काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं। जैसे यहाँ पे अभी पहला प्रोडक्ट जो दिख रहा है आपको, इफिको का इचिगो, इफको का जो इचिगो है, ये आपको तरल में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे कि ये दो एमिजो थापियर का उत्पाद है जो दो फॉर्म में आता है, तरल पदार्थ में और कणिकाएं। कणिकाएं मतलब मैंने बताया आपको ग्रेनुअल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये माजे सुपर जो है ये WDG फॉर्म में है, मतलब वाटर डिस्पेजेबल ग्रेनुअल, ग्रेनुअल फॉर्म में दानेदार जो होते हैं ना कणिका, उसमें है होता है। और जो हमारे इस तरफ जो दिखाया गया है तरल पदार्थ में, जैसे बायर कंपनी का सॉलिट्यूड, और ये जो हमारा ड्यूमिल कंपनी का जो लिक्विड फॉर्म है SL 20% एमजे थाइपियर, और वीट ब्लॉक जो अडामा कंपनी का वीट ब्लॉक जो है, ये आप देख रहे हैं। ये HPM का चीता और गार्ड, ये सब सारे प्रोडक्ट हैं। हम आपको सलाह देंगे कि ब्रांडेड कंपनी का कोई सा भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जैसे इफ्को कंपनी का चिगो हो गया, या बायर का सॉलिट्यूड, अडामा का वीट ब्लॉक। ये मैंने ब्रांडेड ही प्रोडक्ट रखे हैं, पेटेंट प्रोडक्ट हैं। आप इनको इस्तेमाल करके आप मटर, मूंगफली और सोयाबीन की खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों ये रहे हमारे खरपतवार नाशकों के बारे में, जो टेक्निकल मैंने बताया, उसी से लेके मैंने आपको ये सब उत्पाद बताए हैं। अब चलते हैं, कुछ किसान भाई जो ना जानकर भी ऐसी बड़ी भूल कर देते हैं, जो बिना किसी सलाह के, वैज्ञानिक सलाह के, जो फसलों पे देसी दारू या डिटॉल या क्लिनिक प्लस जैसे नुस्खे आजमाते रहते हैं खर्चा बचाने के चक्कर में। कुछ लोग किसान भाई जो हैं दारू डाल देते हैं दलहन में, कहते हैं यार अच्छा फूल आया, ये है अच्छा फूल वर्धक का तरह काम कर रहा है दोस्तों। और कुछ लोग डिटॉल कल्ले बढ़ाने के लिए गेहूं की फसलों में डिटॉल डाल रहे हैं, कुछ शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको इसके पीछे की जानकारी होनी चाहिए कि क्यों
वैज्ञानिक इन चीज़ों की सलाह नहीं देते। आप अपनी रिस्क में डाल देते हैं और आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। कुछ किसान भाइयों को मौसम के कारण उसमें हल्का सा बदलाव मिल जाता है तो कहते हैं अरे अच्छा उत्पादन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए शैम्पू की बात कर रहे हैं, डिटॉल की बात कर रहे हैं, जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, अभी अल्कोहल की हम बात करते हैं, पहले हम इनकी बात करें। जो भी साफ़ करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे क्लिनिक प्लस है, इसमें होता है सोडियम लॉरेट सल्फेट। क्या होता है दोस्तों? SLS, सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये क्या चीज़ है? ये होता है एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की तरह काम करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बता रहे हैं सर, हर्बिसाइड की तो फसल को नष्ट कर देगा। बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या करता है, सोडियम लॉरेट सल्फेट जो जितने भी टूथपेस्ट हैं, शैम्पू हैं, डिटॉल हैं, इन सब में जो भी क्लीनिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं, उन सभी में ये रहता है। और ये क्या करता है, ये जो हमारी पत्तियां होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उसके ऊपर जो वैक्स कोटेड टाइप की जो परत रहती है, उसको क्या करता है, सुखा देता है। मतलब पत्तियों में जो नमी रहती है वो सूख जाती है इसके कारण। ये उसको बिल्कुल साफ कर देता है। ऊपर जो पत्तियों के ऊपर जो कोटिंग रहती है, जो हमें दिखाई देती पत्तियों के ऊपर, जो हमें चिकना चिकना सा जो दिखता है ना, वो क्या करता है, पानी को थाम के रखता है पत्तियों के, पानी की मतलब उसमें नमी बना के रखता है पत्तियों में। तो वो चीज़ जब सूख जाएगी तो हमारा जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा नहीं कर पाता और धीरे 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 सूखने लगता है। तो ये इसका वैज्ञानिक रूप। इसलिए कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कृषि वैज्ञानिक या फिर कोई भी जानकार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति ये चीज़ें नहीं डालता। जो हम प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं, चाहे वो हर्बिसाइड हो, फंगिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, वो रिसर्च होकर आता है। उसमें कई प्रकार के ट्रायल किए जाते हैं पौधों पे, कई बार असफल होते हैं। उसके बाद कई सालों साल उसमें अनुसंधान होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और सरकार द्वारा मान्यता मिलने पर ही वो किसानों तक पहुंचाए जाते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट अब ठीक है, ये वाकई कीटनाशक की तरह काम कर रहा है, खरपतवार नाशक की तरह काम कर रहा है, चाहे वो हमारे कावक नाशक की तरह काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण है। क्या होता है, कई बार अगर आप इसकी मात्रा कम डालते हैं, किसान भाई अधिकतर अभी कम डाल रहे हैं, 1 2 3 पाउच डालते हैं पंप में, तो उनको अभी इतना पता एहसास नहीं हो पाता है, और वो थोड़े मोड़े जो भुनगी उनगी है वो तो ख़त्म होती ही साथ साथ पौधों पे भी नुकसान पहुंचाता है। तो उनको ये लगता है कि यार कीटनाशक की तरह काम कर रहा है, तो वो तो अच्छी बात है, करेगा ही कीटनाशक की तरह काम, लेकिन अधिक मात्रा में ये आपके पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आप इन नुस्खों को जो बताए जा रहे हैं कई वीडियो में कि ये डालिए वो डालिए और दारू डालिए तो आपका फूलवर्धक की तरह काम करेगा, भाई ऐसा नहीं होता है। आप जो भी है सलाह लेकर ही अपने जानकार लोगों से या हमें कमेंट करिए, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर उस चीज़ के बारे में बताएंगे कौन सा फूलवर्धक आपको दलहन में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जिससे आप अपनी फसल को बचा सकें और अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये तो रही जानकारी। जो लोग गलतियां जो कर रहे हैं, नुस्खों को अपना रहे हैं, तो आप भी ना करें। अब चलते हैं, खेत की मिट्टी का प्रबंधन करने के लिए इन तरीकों से अपनाया जा सकता है। मतलब मिट्टी को आपको उपजाऊ बनानी है, हमें ये सब फालतू चीज़ें नहीं डालनी, हम अपनी मिट्टी को जो हमारी मृदा है, हमारी माता है, उसको उपजाऊ बनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले मिट्टी के उर्वरकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जो जैविक पदार्थ होते हैं उनमें वो खत्म हो जाते हैं, उनको मिलाना चाहिए। तो जैविक पदार्थ समझ रहे हैं ना दोस्तों आप, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कीट होते हैं, आजकल देख रहे हैं हम हमारे यहाँ मिट्टियों में एक भी केंचुए दिखाई नहीं देते हैं। बरसात में देखा होगा मिट्टियों में, अब हम देखते हैं क्योंकि हमने इतना केमिकल डाल डाल के हमें अपने मृदा को माइक्रो जो हमारे सूक्ष्म जीव है उनसे वंचित कर दिया है, जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाती हैं उनको ख़त्म कर दिया है। तो हमें हरी खाद या कोई भी जैसे बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए,
वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद हमें जब हमारी फसल न लग हो गर्मी में हम उसको छिड़काव कर दें, ट्राली 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से। अब हम कह रहे हैं इकट्ठा न डालिए, अगर ज़मीन ज़्यादा है, अगर हमारे पास एक एक दो दो एकड़ करके ही हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, उपजाऊ बनाते जाएँ, तो हमारी सारी फसल कुछ वर्षों में उपजाऊ बन जाएगी। दूसरा, मिट्टी की सतह पर फसल के अवशेषों को शामिल करना चाहिए। मतलब जो हम जला देते हैं, हम जैसे फसल कटने के बाद उन्हें जलाना नहीं चाहिए, उनको उसी फसल उसको बेलर मशीन आजकल आ गई है, उससे कटवा कर आप भूसा वूसा बनवा कर जो छोटे छोटे बने हैं उनको आप मिट्टी में ही रहने दीजिए, जलाइए मत। आप हैप्पी सीडल या सुपर सीडल से अपनी बोनी करें। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो है, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होने पर संतुलित रसायन उर्वरकों का इस्तेमाल करें। मतलब अगर हमें सबसे पहले पीएच वैल्यू, हमें सॉइल की टेस्टिंग करानी चाहिए, मिट्टी की परीक्षण कराना चाहिए। नज़दीकी जो भी हमारे कृषि केंद्र और जो भी केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर, वहाँ अपनी मिट्टी का नमूना ले जाएं और जांच कराएं कि इसमें किस चीज़ की कमी है। उस चीज़ का ही आप, जैसे मान लीजिए जिंक की कमी है, तो जिंक का छिड़काव आप इस्तेमाल में लाएं। जो भी चीज़ की कमी आपको बताई गई है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि अपनी मिट्टी की उर्वरकता जो है बरकरार बनी रहे। अब तीसरा जो है, मिट्टी की उर्वरकता और पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक और संरक्षण कृषि की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है, जो हमारी कृषि की टेक्निक, मतलब मशीन है, जो जैसे मैंने बताया सुपर सीडर, बेलर मशीन वगैरह, ये सब है, इनको इस्तेमाल करें। और जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह लें। भाई समय समय पर उनसे सलाह करिए। आजकल काफ़ी सारे ऐप आ गए हैं, स्मार्ट ऐप आ गए हैं, आप उससे उसमें उनसे चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो खींच के फसल की भेज सकते हैं। कुछ कीट लगी तो उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसको इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए आपको धन्यवाद। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें, ताकि हम आपको ऐसी कृषि से संबंधित और भी जो जानकारी है जो किसान भाइयों को नहीं पता, वो उस जानकारी से हम आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।